जी, धर्मवीर सिंह। सर कहाँ से हैं? बसंतपुर 111 कोठी विधानसभा भावी प्रत्याशी। सर जैसे कि ये कहना है कि बिहार में 3600 पार्टी है, तो 3600 पार्टी लड़ रही है विधानसभा, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। पार्टियां बनती रहेंगी, पार्टियां टूटती रहेंगी, सरकार बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। अटल जी कहा करते थे कि देश रहना चाहिए, और अभी वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे कि हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी ज़्यादा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लोगों को लग रहा है इन चीज़ों को कि बदलाव आना चाहिए, बिहार के अंदर बदलाव आना चाहिए। अब तक जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, पार्टी के नाम पे लोग मतदान करते थे। अब युवा जागरूक हो रहे हैं, आम जन जागरूक हो रहे हैं, अभिभावक और माता और बहनें जागरूक हो रहे हैं। इसलिए सबकी सहभागिता हो रही है और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। सर जैसे कि जितने भी प्रत्याशी आते हैं सब चुनाव के लिए आते हैं, चुनाव का क्या मकसद है? बिल्कुल, चुनाव के समय ये एक प्रश्न है जो सबसे पूछा जाना चाहिए। और हम लोग लगातार जब भी सेवा कार्य करते हैं, हम लोग सभी लोगों से कहते हैं, बाकी लोगों से भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति चुनाव या राजनीति में आ रहे हैं, उनके सामने आप गांव के लोग, आप समाज के लोग प्रश्न रखिए, प्रश्नावली बना कर रखिए। क्योंकि सब लोग सेवा की भावना लेके ऐसा वादा करके वो आते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ऐसा देखने को नहीं मिलता है। समानता लोकतंत्र की जो मूल भावना है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से अचानक परिवर्तन आ जाता है और देखने में ऐसा आता है समानता अपने बिहार में कि जो जनप्रतिनिधि होता है उनसे और आम जनता के बीच में एक खाई सी हो जाती है। तो सेवा करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से वो बिना चुनाव लड़े भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद पे रह के आप एक बेहतर ढंग से उन चीज़ों को लागू करा सकते हैं। सदन में इस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। इस नाते लगता है कि जो भी जिनकी तैयारी है उनको चुनाव में आना चाहिए। मैं अपने साथ साथ बाकी नौजवान साथियों का भी ये आह्वान करता हूँ कि वो भी राजनीति में आए। जब तक नौजवान साथी राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश में और अपने राज्य में बदलाव नहीं आने वाला है। सर जैसे कि देखा जाता है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद फिर 5 साल बाद आते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं। इस पे क्या कहना है आपको? निश्चित रूप से इन्हीं कारणों से आज आप देखेंगे लगातार मीडिया के बंधु हैं, आप देख रहे होंगे कि जब ऐसे प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता द्वारा उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है कि नहीं, आप बाकी दिनों में नहीं दिखे तो चुनाव के समय आपको आने की आवश्यकता नहीं है। तो चुनाव जीतने के बाद जो जनता के बीच में रहेंगे वो सर्वमान्य नेता होंगे और हमें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जनता जागरूक हो गई है, जनता ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, अब पब्लिक आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। सर जैसे कि आदमी जो भी प्रतिनिधि है वो पब्लिक का एक सर्वेंट है, क्योंकि सबका कहना है कि भाई हम आपके सर्वेंट हैं, आप हमको हम आपकी सेवा हमेशा करेंगे, आप हमको एक बार जिताइए, आप हमको मौका दीजिए, उसके बाद हम आपकी सेवा में तत्पर खड़े रहेंगे। पब्लिक कहती है कि ठीक है, हम आपको जिताने के बाद से उसके बाद से जितने भी प्रत्याशी हैं सबका नाम बता जाता है। कोई उसके बाद से ये देखने नहीं आता है कि हमारे विधानसभा में किस मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद से उनको कोई मतलब नहीं है। उनसे जब बात किया जाए तो वो कहते हैं कि आप दिल्ली आइए, पटना आइए, वहाँ अपनी समस्या आके हमको बताइए। इस पर क्या कहना है? ये न्यू इंडिया है, नया भारत है, समय बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, ऐसे सारे लोग नकारे जाएंगे। इस बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप 9 परिवर्तन देखेंगे। मेरा ये शुरू से कहना रहा है कि हर क्षेत्र में जब एक रिटायरमेंट की उम्र तय है तो राजनीति में क्यों नहीं? क्योंकि ये एक प्राकृतिक सत्य है कि एक समय के बाद शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमारी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि राजनीति में जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें अवसर ही इतना देर से मिलता है
उन्हें, या दूसरी भाषा में कहें कि उन्हें टिकट ही इतना देर से मिलता है कि वो लगभग रिटायरमेंट के करीब हो जाते हैं। तो राजनीति में भी रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा, मैं इसका पक्षधर हूँ। दूसरी चीज़, आज आप देखेंगे कि अपने देश में बेरोजगारी का आलम ये है कि अगर आप सी और डी ग्रेड की भर्ती परीक्षाओं को फॉर्म भरने जाएंगे, लंबी कतार देखेंगे। लंबी कतार के साथ साथ उसमें जब आप एक डी ग्रेड या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आपको मेडिकल फिटनेस देना पड़ता है, तो राजनीति में क्यों नहीं? हर प्रत्याशी को कम से कम मेडिकल फिटनेस देना चाहिए। वो मेडिकल फिट रहेंगे, वो जनता के बीच में रहेंगे। जो शारीरिक रूप से और अस्वस्थ रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जनता के बीच में नहीं जाएंगे। दूसरी, अब ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि जनता के बीच का होता है, उन्हें जनता के बीच में रहना पड़ेगा। अगर वो जनता के बीच में नहीं रहते तो जनता द्वारा नकार दिए जाएंगे। सर, जैसे कि कहा जाता है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, तो आपका कहना है कि युवाओं को भी इस बार मौका दिया जाए? निश्चित रूप से युवाओं को अवसर देना ही चाहिए। अभिभावकों का मार्गदर्शन होना चाहिए और युवा प्रत्याशी उतारना चाहिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सारे पार्टियों ने लगभग तय कर रखा है, उनके अधिकतम प्रत्याशी युवा होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और ये राजनीति के लिए एक सकारात्मक बदलाव के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। सर, जैसे कि अभी ये आपने नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर कोई भी हरिजन को अगर मार दिया जाता है या मर जाता है तो उसकी फैमिली को नौकरी दी जाएगी, क्या इस पर आप सहमत हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजनीति का सबसे निचला पायदान है। चुनाव में लोग लुभावना वादे किए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे घोषणा नहीं करनी चाहिए जिसमें हत्या शब्द प्रयोग किया गया हो। आप कहीं ना कहीं एक समाज में वैमनस्य, अगर नीतीश सरकार कहती है कि आप बिहार में कहिए, हम आपको रोजगार देते हैं, जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाता है, तो आज तक देख रहे हैं कि 15 साल में बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी के द्वारा एक भी किसी भी युवा को रोजगार नहीं दिया। ये सब निश्चित जानिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले हैं। मेरा दावा है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। एक प्रश्न ये उठता है कि बिहार में आखिर ऐसी क्या ऐसी स्थिति है कि यहाँ कल कारखाने नहीं खुल पाते हैं। जिस दिन हमारे यहाँ कल कारखाने खुलने शुरू हो जाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, तो हमारे यहाँ के लोग काम करने के लिए बाहर क्यों जाएंगे? हमारे बिहारी बंधु कब तक सूरत, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल कब तक जाके काम करेंगे? क्यों नहीं एक ऐसे बिहार का निर्माण हो कि आने वाले दिनों में वहाँ के लोग रोजगार ढूंढते हमारे यहाँ हैं? क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था ना होने के कारण हमारे यहाँ से प्रतिभा का पलायन होता है। वो किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लें या किसी कौशल के रूप में देख लें, आप इन यहाँ पे सुविधा ना होने के कारण जो भी सक्षम व्यक्ति हैं या जो अक्षम है वो कर्ज लेके बाहर जाके अपने रोजी रोजगार के अपने परिवार चलाने के लिए व्यवस्था बना रही है। चुनाव आते हैं, तमाम घोषणाएं होती हैं। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ सबसे बड़े हमारे क्षेत्र में समस्या है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का। हम इन 3 मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में हम लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो गोरियाकोटी विधानसभा है ये 3 जिलों के संपर्क में है। आप इस साइड में चले जाएंगे बसौली में, कुछ ही दूरी पे आपको छपरा जिला है, आगे आप जाएंगे गोपालगंज जिला है। यहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है तो निश्चित जानिए उसे पटना या गोरखपुर भाग के जाना पड़ता है। सिवान में निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा एम्स दिया गया, मेडिकल कॉलेज दिया गया, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज मैरवा ना देके इन क्षेत्रों में लगना चाहिए था। क्योंकि जब हम इन क्षेत्रों से उतना दूर यात्रा करके उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे जाते हैं, मैरवा के पास जाते हैं, फिर मैरवा के तुरंत बाद देवरिया में आपको मेडिकल कॉलेज है, देवरिया के तुरंत बाद आप गोरखपुर जाइए, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक शोध संस्थान बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चयन गलत है और ये मेडिकल कॉलेज इन क्षेत्रों में होना चाहिए था जहाँ अधिकतम लोगों को उसका लाभ मिल सके। जैसे कि सुनने से 2 साल पहले से आप
ग्रामीण जनता में सिवान जनता की सेवा में लगे थे। तो सर ये जो आप यहाँ पे देखा गया है कि आप जितने भी यहाँ लॉकडाउन लगा था, जितने प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे, उनकी आप सेवा एनी टाइम 24 घंटे सेवा में थे। जी, निश्चित रूप से लॉकडाउन में हम लोगों ने ये प्रयास किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और पूरा देश ने देश के लोगों ने उनकी बातों को माना। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था कि आप घरों में रहें, उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी सक्षम व्यक्ति हैं, सक्षम में अर्थ के साथ साथ स्वास्थ्य भी इंक्लूड है, क्योंकि आपने देखा होगा मेडिकल कर्मी जो भी हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये अपने जान जोखिम में डाल के लोगों को कोरोना में बचा रहे थे। तो अगर सब लोग घर ही बैठ जाएं तो फिर उस संकट काल में काम कौन आएगा। इसको लेकर हम लोगों ने तय किया, टीम धर्मवीर की गठन हुई और हम लोगों ने 70 से 80 दिनों तक अनवरत जो भी बन सका हम लोगों ने प्रयास किया कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए। और उसमें ये नहीं था कि हमें सिर्फ वितरण करना है, टीम बाकायदे काम करती थी कि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक हम अनाज पहुंचा सकें। इसके साथ अपने देश के अन्य राज्यों में जो भी अपने बिहार के बंधु फंसे हुए थे, उनका परिवार फंसा हुआ था, उनके लिए NGO के माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से उन लोगों तक भी मदद पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन ईश्वरीय कृपा, कोरोना के तुरंत बाद बाढ़ भी आया और बाढ़ में भी लगभग वही स्थिति रही। सरकारी व्यवस्थाएं हुई, लेकिन उसके बावजूद बाढ़ में, चूंकि चुनाव के तुरंत पहले बाढ़ आया है, तो बाढ़ में तो बहुत प्रत्याशी कह लें या नेता कह लें या राजनीतिक या सामाजिक पार्टी के लोग बाहर निकले, सामाजिक संगठनों के लोग बाहर निकले, लेकिन कोरोना काल में बहुत कम लोग निकले। और जो भी निकले वो निश्चित जानिए इससे आम लोगों में एक विश्वास बैठा। कोरोना में एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि परेशानी नहीं हुई, सब लोग परेशान हुए, लेकिन शायद ही सुनने को मिला कि किसी क्षेत्र में किसी की भूख से मौत हुई है। ये समय बदलाव का है और निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव है। लोगों के अंदर जागरूकता आई है कि अगर हमारे पास अगर भोजन की व्यवस्था है तो हम अपने पड़ोसी की भी चिंता करें। अगर ऐसा बदलाव आता है तो निश्चित रूप से हम पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होंगे। विधानसभा से जी, मैं संघ पृष्ठभूमि कर रहा हूँ। 1999 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के टिकट पे गोरखपुर में चुनाव लड़ा था और पहली बार में शासन का प्रतिनिधि चुना गया था बतौर महामंत्री। उसके बाद से मुझे संगठन द्वारा विश्व हिंदू परिषद में दायित्व दिया गया, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्य किया। उसके बाद से पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरक्षपीठाधीश्वर, उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत दिनों तक काम किया और देश से छुआछूत मिटाने के लिए उनका जो अभियान था, जो अक्सर कहा करते हैं जात पात पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि को होए, इस उद्देश्य को लेकर हम लोग अभियान चलाते थे और हम लोगों ने कई वर्षों तक कार्य किया। बाद में संगठन की जिम्मेदारी के अनुसार मैं वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कई वर्षों तक मीडिया का काम देखा। सर, अभी आप गोरियाकोटी विधानसभा के किसी भी प्रत्याशी उसके लिए ग्रामीण के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आगामी चुनाव के लिए सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। ये मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरा ही चुनाव करें, अगर हमसे भी बेहतर व्यक्ति है तो उसका चुनाव करें। जात पात से ऊपर उठ के अब बिहार में बदलाव आ गया है, अब लोग दारू मुर्गा और पैसे के नाम पे वोट नहीं ले सकते। नौजवान साथी जग गए हैं। मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा कि आप देखें कि कौन आपके बीच का है, कौन सेवा के उद्देश्य से आ रहे हैं और कौन राजनीतिक उद्देश्य से आ रहे हैं। और आने वाले 2020 विधानसभा चुनाव के साथ साथ पंचायत चुनाव में भी आप ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करें जो आपके बीच का हो और चुनाव जीतने के बाद भी आपके बीच का रहे। चुनाव जीतने के बाद मालिक ना बने या जो पहले से मालिक या अपने को जमींदार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनाव करने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक
सुधारने की ज़रूरत है। हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो हमारे और आपके बीच का हो, जिससे हम सहज रूप से मिल सके, हम ये महसूस करके मिल सके कि वो हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है। एक लाइन में उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप नेता का नहीं बेटा का चुनाव करें। धर्मवीर सिंह, भावी प्रत्याशी, 111 गुड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र, बसंतपुर नहीं, भावी प्रत्याशी 111 गुड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र, सीमा। लेकिन आप उन सारी चीज़ों को चुनाव करीब आने के बाद लोगों के मन में ला रहे हैं। मैं बिल्कुल असहमत हूँ और किसी भी पार्टी और सरकार को ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए कि किसी की इन कारणों से हत्या हो तो इनको ये लाभ होगा। ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बहुत ही नकारात्मक संदेश आएगा। जैसे कि इसमें कई लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश सरकार हमको कह रही है कि एसएसटी किसी भी एसएसटी की हत्या कर दी जाती है या उसकी हत्या हो जाती है तो उसकी फैमिली में किसी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या ये तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। नीतीश सरकार को ये नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से नौकरी देने के लिए सरकार के पास नौकरियां नहीं है। ये इसको चुनावी जुमला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी हम आप सभी जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पे एक मनगलिया चौक है जहाँ प्रत्येक दिन दिल्ली के लिए आज के दिन में सैकड़ों बसें जा रही हैं। लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा अगर व्यवस्था की गई रहती तो आखिर बिहार के लोग क्यों मजबूर होते हैं। हमारी लोगों से बात होती है, मैंने लोगों से पूछा कि एक सीट पे स्लीपर पे 4-4, 5-5 लोग इतनी कठिनाइयों को कोरोना काल में इस संकट घड़ी में आप इतना रिस्क लेके क्यों जा रहे हैं। वो विवश है, वो जानते हैं कि यहाँ पे हम अपना परिवार नहीं चला पाएंगे, इसके ना यहाँ पे रोजगार है ना कल का खाने हैं, इसलिए वो विवश होकर बाहर जाने को मजबूर है। जैसे कि माना जाता है कि जो लॉकडाउन लगा था यहाँ बिहार में पूरे देश में, तो उस समय बिहार सरकार जितने भी हमारे बिहारी वासी हैं सबको प्रवासी मजदूर क्यों कहा जाता है। ये आश्चर्यजनक रूप से ये बहुत ही निंदनीय बयान था, क्योंकि जो भी बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं वो हमारे बीच के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे फूफा हैं, हमारे मामा हैं, हमारे मौसा हैं। इसके अलावा संविधान ये अधिकार देता है कि आप देश के किसी कोने में आप रह के व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पेशा कर सकते हैं। जब वो हमारे बिहार के निवासी हैं, जब वो बाहर रह रहे हैं तो वो प्रवासी कैसे हो गए। ये निश्चित रूप से नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जो हैं इनकी व्यवस्था इस लायक नहीं थी कि उन लोगों को वापस ला सके। आपने देखा होगा कि हमारे बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वहाँ के युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बसों से कैसे छात्रों को और अन्य लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया। तो मैं मानूंगा कि निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं फेलवर थी, इस नाते वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी। पहले तो सरकार चाह ही नहीं रही थी कि अपने बिहार के लोग लौट के वापस आए, लेकिन जब दबाव बनना शुरू हुआ और चारों तरफ से जब दबाव बना तो फिर इन लोगों ने तैयार हुआ। केंद्र सरकार के दबाव में हमारे जो भी भाई बंधु बाहर फंसे थे वो लौट के वापस आए और पुनः वो इस कोरोना काल में वापस लौट कर वापस नौकरी के लिए, रोजगार के लिए वापस जा रहे हैं।